हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार हम सेट प्रैक्टिस को कुछ नया प्रारूप दे दिए हैं, नए रूप में ढाल दिए हैं और नए जोश जुनून के साथ फिर से तैयारी वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम तैयारी को समाप्त किए थे या जहां से हम तैयारी को रोके थे। फ्रेंड्स, सेट नंबर 42 बिहार एसएससी स्पेशल सेट प्रैक्टिस थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक का हम लोग का चल रहा था और 42 नंबर सेट प्रैक्टिस तक चल चुका था। उसके बाद हम लोग का एग्जाम शुरू होता है 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को, जो 3 शिफ्ट में आयोजित किया गया था, दोनों दिन मिला के। फ्रेंड्स, हम 42 नंबर के सेट प्रैक्टिस के शुरू में ही आपको बोले थे कि ये बीएसएससी का एग्जाम है और बिना एक बार कैंसिल हुए पवित्र हो ही नहीं सकता है। और मेरा बात जो है आप फॉलो भी कर, अगर देखे होंगे वीडियो तो वहां पर हमने अनाउंसमेंट किया था कि कैंसिल होगा, जिसकी प्रबल संभावना होती है। आजकल का इतिहास, आज तक का बीएसएससी का इतिहास यही रहा है या बिहार के एग्जाम में इतिहास यही रहेगा कि अब ट्रेंड ही हो चुका है कि एक बार कैंसिल होगा ही होगा, यानी स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होगा। और वो इस बार भी जारी रहा और पहले भी इसकी घोषणा हमने कर दी थी कि एक बार कैंसिल होगा और वो आकस्मिक कारण जो होगा वो कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन आउट खास करके ट्रेंडिंग में रहता है, क्वेश्चन आउट होने के बाद कैंसिल होना, जो कि इस बार भी हुआ। और अब आगे एग्जाम 45 दिन के अंदर आपका बीएसएससी का एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आयोग ने सूचना दिया है। अब देखते हैं कब तक इसका एग्जाम होता है और क्या इसका प्रोसेस रहता है। फिलहाल फ्रेंड्स, नए ट्रेंडिंग के साथ हम आपको शुरू करते हैं स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस के लिए। जीके और साइंस के साथ हम आपको और लेके चलेंगे इसमें कि हमने करंट अफेयर्स, सीए जो है करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड किया है और इंक्लूडेड आप इसको मान के चल सकते हैं। ये जो सेट प्रैक्टिस रहेगा आपका इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो भी हम इसमें इंक्लूड करते चलेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, खास करके ये 3 एग्जाम के लिए सेट प्रैक्टिस चलेगा और ये लगातार सेट प्रैक्टिस चलता रहेगा। क्लियर? ये 68वीं बीपीएससी के लिए रहेगा। बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों को कवर करेगा, जबकि बिहार दरोगा का पीटी और मेंस दोनों को कवर करेगा। तो ये 3 एग्जाम जो बेसिक चीजें हैं, कहने का मतलब जो बेसिक एग्जाम है बिहार स्टेट लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का तीनों एग्जाम है और तीनों के पीटी के लिए 68वीं बीपीएससी का तो पीटी कवर करेगा, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का मेंस और पीटी दोनों कवर करने जा रहा है ये क्वेश्चन। तो आप फ्रेंड्स, जैसे कि 42 नंबर से प्रैक्टिस तक के जैसे प्यार दिए थे केसरिया कमीशन क्लास को, जैसे आप देखते थे, लगातार आप क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आप अगर 1 से लेकर 42 नंबर से प्रैक्टिस तक देखे होंगे इस चैनल का आप क्वेश्चन को, तो आप ये भी एनालिसिस किए होंगे कि जो भी एग्जाम में आपका पीटी में पूछा था बिहार एसएससी के सचिवालय सहायक थर्ड सीजीएल में क्वेश्चन, अगर 1 से 42 तक के सेट प्रैक्टिस देखे होंगे तो निश्चित तौर पर वहां से जीके और जीएस और करंट अफेयर्स में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा अगर इस सेट प्रैक्टिस को लगातार आपने देखा होगा तो फ्रेंड्स, ये तीनों का तीनों इस बार भी ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्जाम रहेगा और हम आपको उसी ट्रेंड के अनुसार, जिस ट्रेंड में आपका क्वेश्चन रहता है, जिस सब्जेक्ट से उतने ही सब्जेक्ट से उतने ही क्वेश्चन को डालने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 68वीं बीपीएससी में भले ही 150 क्वेश्चन रहता है तो इसमें हम 75 क्वेश्चन ही ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और अगर इस सेट प्रैक्टिस को लगातार अभी से आप देखते चलते तो तीनों ही एग्जाम, चाहे तो बिहार एसएससी कभी ले, 45 दिन के अंदर ले, या तो 2 महीना के अंदर ले, या 2.5 महीना के या 3 महीना के अंदर ले, आपको कवर होता रहेगा। तो आप इस सेट प्रैक्टिस को देखिएगा। अगर आपको यह सेट प्रैक्टिस अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। अगर ऐसा लगेगा कि हम आपको कुछ सिखाने में कामयाब हो पा रहे हैं और आप कुछ सीखने योग्य बन रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ पहुंच सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के पहले सेट प्रैक्टिस, आज के यानी इन तीनों को लेके मिला के चले तो आज का पहला सेट प्रैक्टिस, और हम जहां से कंटिन्यूअसली, जहां से रोके थे और फिर से पूरा शुरुआत किया, तो ये सेट नंबर 43 से हम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इस बार आप थोड़ा सा एक चीज आपके लिए जोड़े हैं कि आप हमेशा याद रखिएगा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव का लॉगिन हमेशा आप इसमें इन्वॉल्व रहिएगा और इसको हमेशा इस तरीका से आप मान के चलिएगा कि सर्वस्व जो है वही ये 3 व्यक्ति होते हैं जो हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग को ले चलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 43 नंबर सेट का है, जो एग्जाम ट्रेंडिंग जीके साइंस और सीए होगा, जो 68वीं बीपीएससी बिहार दरोगा बिहार एसएससी के लिए पीटी और मेंस को भी कवर करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, लगातार वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। सही आंसर जो आपका होगा वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश में विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व जो है वह स्थित है। और यह बाघ रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है वो कौन सा, तो ध्यान रखेंगे नामदफा अभ्यारण्य है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य है और वो अरुणाचल प्रदेश में, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है। हम उसी ऑप्शन का डिस्कशन करेंगे जो आपका आंसर दिया हुआ होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम चारों ही ऑप्शन का डिस्कशन आपको कर देंगे। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान देंगे। और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लंगूर के लिए, हिरन के लिए, तेंदुआ के लिए, सांभर के लिए, जंगली सुअर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो सबसे बड़ा चीज ध्यान देंगे, जंगली सुअर के लिए, जंगली सुअर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उपयुक्त है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जंगली सुअर के लिए कॉमनली पूछता है, कॉमन सा ये क्वेश्चन पूछ देता है। ध्यान देंगे अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और तंसा, ध्यान देंगे महाराष्ट्र में पेंच तथा तंसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्लियर? ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? परितंत्र का मतलब होता है कि सभी पेड़ पौधा जो होता है और जीव जंतु जो होता है वो अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, जिसका मतलब होता है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को परितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी जो है, जीवों का एक समुदाय होता है और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, यानी कि जीव जंतु, यानी पौधे, जीव हो गया और पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया और पेड़ पौधे, उसका समुदाय मिला के जो उसका कम्युनिटी बनता है, वो समुदाय तथा उसका पर्यावरण जिसके बीच एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित होता है उसी को उसका परितंत्र कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, इसका अंग्रेजी अगर ध्यान देंगे तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इसका इन्वायरमेंट होता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे पर्यावरण का शब्द जो होता है वो एक अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट होता है। और ध्यान देंगे यह किस शब्द की उत्पत्ति है? तो ध्यान देंगे यह फ्रेंच शब्द की देन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इन्वायरमेंट शब्द, पर्यावरण का अंग्रेजी होता है इन्वायरमेंट, मतलब होता है यह एक फ्रेंच शब्द होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इन्वायरमेंट शब्द तो फ्रेंच शब्द है, अब ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसका कुछ अर्थ भी होता है। तो इन्वायरमेंट का अर्थ जो निकलता है, मतलब जो निकलता है वो निकलता है पड़ोस, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो पड़ोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा है? अभी आपका क्वेश्चन में हम बताए थे जंगली सुअर बोरीवली वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब ध्यान देंगे भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा होता है? तो ध्यान देंगे कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है, कच्छ का रण है जो गुजरात में स्थित है, यहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। और आप ध्यान देंगे कि गुजरात का नल सरोवर अभ्यारण्य जो है, इसी गुजरात का नल सरोवर उद्यान जो है, इस पर ध्यान देंगे कि ये जलीय पक्षी के लिए, जलीय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये भी क्वेश्चन खूब बात पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO, अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक नहीं है, अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय इसमें से कहां स्थित है? तो इस चीज को भी आप ध्यान देंगे
लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लंदन में स्थित है। अब यह ध्यान देंगे कि इसका मुख्यालय तो ब्रिटेन के लंदन में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना की अगर यदि जो बात पूछता है, स्थापना की अगर यदि जो बात पूछता है, तो इसकी स्थापना जो है वो 17 मार्च 1948 ईस्वी में हुआ था। 17 मार्च 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, जो भी आप ध्यान रखेंगे, तो नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, उद्देश्य ध्यान रखेंगे, तो यह भी नौ परिवहन के क्षेत्र में, नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियम का संरक्षण करना या निर्धारण तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाना। क्लियर, यह इसका मेन उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देंगे, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब और भी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 12 अगस्त ऑप्शन नंबर डी में है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर यदि जो बात पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? ध्यान देंगे, राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। क्लियर, अब देखेंगे अभय घाट जो मोरारजी देसाई से संबंधित है, अभय घाट मोरारजी देसाई से संबंधित है, जबकि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। ध्यान देंगे, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। वीर भूमि, राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य होता है? तो मुखौटा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ध्यान देंगे, इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश में होता है उस पर भी ध्यान देंगे, तो डंडा नाच हिमाचल प्रदेश में ही है। डंडा नाच जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। डंडा नाच जो हिमाचल प्रदेश में, डंडा नाच जो है वो हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से और है, छपेली है, महातू है, ये सभी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ध्यान देंगे, यह गांधीनगर गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो है हैदराबाद में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जबकि चंडीगढ़ की बात आ जाएगा तो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय इसमें से नहीं है? तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होता है। आधुनिक सारणी में देखा जाए तो 6 ऐसे तत्व हैं जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा ध्यान देंगे 6 ऐसे अभी तक वर्तमान समय में आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार देखेंगे तो 6 तत्व जिसमें हाइड्रोजन भी शामिल होता है निष्क्रिय होते हैं रासायनिक रूप से। और वो 6 तत्व जो होते हैं अक्रिय गैस या इसे उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाता है, जिसमें ध्यान देंगे आप कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडन को शामिल किया जाता है जो कि निष्क्रिय होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आपका है निष्क्रिय नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो निष्क्रिय नहीं होता है। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे, हमसे गलती हुआ, इसको पढ़ गए निष्क्रिय होता है। इस ऑप्शन क्वेश्चन में है कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होता है? तो हाइड्रोजन जो है वो निष्क्रिय नहीं होता है रासायनिक रूप से, यह क्रिया करता है दूसरे तत्वों से। जबकि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन ये सभी 6 अक्रिय गैस जो है वो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं किया जाता है? तो एजी का मतलब होता है चांदी। चांदी जो होता है इसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा नहीं किया जाता है। क्लियर? अब जो विद्युत अपघटन के द्वारा जिसका निष्कर्षण किया जाता है वो कौन कौन सा होता है जिसको ध्यान देंगे तो वो होता है पोटेशियम, वो होता है सोडियम, वो होता है कैल्शियम, इसके अलावा वो होता है मैग्नीशियम, इसके अलावा ध्यान देंगे तो वो होता है एल्यूमिनियम। इतना का निष्कर्षण कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम ये सभी जो होते हैं इसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? तो कोरंडम जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कोरंडम के अलावा भी और भी होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, वो भी ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे बॉक्साइट होता है, फेल्सपार होता है, क्रायोलाइट होता है, एल्यूलाइट होता है, काओलिन होता है, ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। तो ध्यान देंगे 2-3 चीज को याद रखेंगे। बॉक्साइड बार बार क्वेश्चन पूछता है, बॉक्साइड, इसके अलावा फेल्सपार, इसके अलावा क्रायोलाइट, इसके अलावा ध्यान देंगे एल्यूलाइट, फिर से इसको लिख देते हैं एल्यूलाइट, इसके अलावा ध्यान रखेंगे काओलिन, काओलिन के बारे में तो खूब क्वेश्चन पूछता है, काओलिन, ये सभी जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयनन ऊर्जा जो होता है वो घट जाता है। अब ध्यान देंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर ध्यान देंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत किसके द्वारा यानी इसका जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे मोसले के द्वारा इसका जनक माना जाता है। और इनके नियमानुसार तत्वों के गुण जो होते हैं ना उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन के बराबर होते हैं, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था। अब ये ध्यान देंगे कि आवर्त सारणी जो होते हैं, आवर्त सारणी जो होते हैं उसके वर्ग में ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान जो है वो घटेगा। ठीक इसका विपरीत पूछ लेगा कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरिएटिक एसिड के नाम से किसे जाना जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और यह भी ध्यान रखिए यह एक खनिज अम्ल होता है, यह एक खनिज अम्ल होता है। क्लियर? अम्ल तो है ही और वह एक खनिजीय अम्ल होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। म्यूरिएटिक एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में पाया जाता है, उदर में पाया जाता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु और विषाणु को मार भगाता है, भक्षण कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय हो जाता है? तो ध्यान देंगे अम्लीय जो हो जाएगा उसका मान आप जानते ही है कि 7 से कम मान जो होगा वह अम्लीय कहलाता है और 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय मान पीएच का कहलाता है।
अब इसमें सभी 7 से कम दिया हुआ है, इस चीज को भी आप ध्यान देंगे। तो वर्षा का जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, जो कि शुद्ध के रूप में होता है। वर्षा के जल का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, जो कि पूरी तरीका से शुद्ध वाटर होता है। लेकिन जैसे ही इसका पीएच मान घटकर 5.6 हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो पाया जाता है वो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड की बात कर लेते हैं तो इमली में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। इसके अलावा साइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं तो साइट्रिक एसिड जो होता है वो संतरा में, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जबकि एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृत संरचनाओं के द्वारा अलग हो जाता है? तो ध्यान देंगे जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर सी जो है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जो होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग कर देता है। क्लियर। जो अगर देश की बात करेंगे तो स्पेन यानी यूरोप, अगर देश की हम बात करते हैं यूरोप में ध्यान देंगे तो स्पेन को और अफ्रीकी देश मोरक्को इन दोनों ही को अलग कर देता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत ही कम वर्षा होती है या वर्षा नहीं के बराबर होती है, और सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है ही, और जो कि पूरी तरीका से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक महादेश के रूप में भी जाना जाता है, जिसे प्यासी भूमि की देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में जो वन पाए जाते हैं वो भी आप ध्यान देंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान देंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो होते हैं यह मानसूनी वन के नाम से भी कहलाता है। अब इसका पूरा रूप अगर देगा तो कहीं ये भी दे सकता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन, तो इसी को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि किसी खास मानसून में यहाँ जो वन पाए जाते हैं, भारत में जो वन पाए जाते हैं वो लगभग 90 से 95% पौधे इस प्रकार के होते हैं, पेड़ इस प्रकार के होते हैं जो एक खास मौसम में अपना पत्ती को गिरा देता है, जिस कारण से उस मौसम में पूरी तरीका से वन जो होता है वो पत्ती विहीन हो जाता है, जिस कारण से इसे पर्णपाती वन कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ सूरज का प्रकाश जो है वो पहुंचता रहता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन के रूप में इसे जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देश के साथ जुड़ी हुई है? ध्यान देंगे भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देश के साथ जुड़ी हुई है। अब वो 7 देश को कौन सा याद रखेंगे? तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान हो गया, 7 देश में आपका आ गया पाक। उसके बाद अगर देखते हैं तो अफगानिस्तान, उसके बाद की अगर बात करते हैं अफगानिस्तान के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसके अलावा ध्यान देंगे बांग्लादेश और एक और जो आ गया वह आ गया आपका चीन, एक और आ गया चीन। तो ये 7 देश जो है वो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी मानचित्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो भौतिकी मानचित्र में जो शामिल किया जाता है वह किसको जो जगह देख लेते हैं। तो पर्वत को शामिल किया जाता है, पठार को शामिल किया जाता है, मैदान जो होता है इसको भी शामिल किया जाता है। जबकि भौतिक मानचित्र में कहीं भी अगर देखा जाए तो देश या राज्य की सीमाओं का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है, तो ये आपका एक गलत हो जाएगा। बाकी महासागर को भी शामिल किया जाता है। तो 1, 2, 3 और 4
यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लाओ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मोना लाओ जो है एक प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण होता है जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है। मोना लाओ सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसकी ओर अगर ध्यान देंगे तो ये अमेरिका के हवाई द्वीप, अमेरिका का हवाई द्वीप में स्थित मोना लाओ ज्वालामुखी होता है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। और इसकी ऊंचाई की ओर अगर ध्यान देंगे, ये मोना लाओ ज्वालामुखी की ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है वो 4170 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो किसे कहा जाता है? जो हमेशा इसका उद्गार जो है वह फूटता रहता है, हमेशा इससे तप्त जो इसका मैग्मा होता है, लावा मैग्मा जो होता है वो अंदर से बाहर निकलते रहता है। इसी तथा धुआं जो मैग्मा के साथ धुआं निकलता है, लावा के साथ धुआं निकलता है, वो हमेशा क्रिया होता रहता है जिसके कारण से इसे सक्रिय कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व प्राचीन शैल समुद्र की आयु किस विधि से मापी जाती है? शैल समुद्र की आयु, अब ये भी ध्यान देंगे शैल समुद्र कहा गया है तो यूरेनियम लैड विधि के द्वारा, यूरेनियम लैड विधि के द्वारा इसका मापन किया जाता है जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। प्राचीन शैल समूह है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे लग रहा था कि समुद्र नहीं, शैल समूह, प्राचीन शैल समूह, शैल का मतलब चट्टान होता है। चट्टानों के समूह की आयु को ज्ञात करना है तो ऐसे स्थिति में यूरेनियम विधि का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। या पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जीवाश्म की आयु अगर ज्ञात करना है तो ऐसे स्थिति में कार्बन C14 विधि के द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो ध्यान देंगे ये इसका प्रमुख कारण स्थल और समुद्र का विभेदी मापन तापन के तौर पर किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन जो होता है वही होता है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन को इंगित करने का एक तरीका होता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे कि स्थल के अत्यधिक जो गर्म हो जाने के कारण समुद्र की अपेक्षाकृत यह ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती है। नियम ये होता है कि पवन जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है, जिसके कारण से भारतीय मानसून जो होता है वो मौसम का विस्थापन हो जाता है, यानी मौसम चेंज हो जाता है। तो स्थल से समुद्र की ओर पवन का चलना यानी स्थलीय हाई प्रेशर से समुद्री लो प्रेशर की ओर पवन का चलना ही तापमान में परिवर्तन करना या मौसम का बदल जाना कहलाता है। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बड़ा इजी लेकिन टिपिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम यानी कुल कितने विषय को शामिल किया गया है? तो वर्तमान समय में 284 विषय को शामिल किया गया है। अब ध्यान देंगे 9वीं अनुसूची जो है, अब भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछेगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? तो ध्यान देंगे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी वह 8 थी, लेकिन पहला संवैधानिक संशोधन जब हुआ, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ, जिसके तहत कुल कितने कुल 9वीं अनुसूची को 8 से बढ़ाकर एक नया अनुसूची 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया था। संपत्ति के अधिग्रहण की चर्चा जो किया गया है वो 9वीं अनुसूची में, संपत्ति अधिग्रहण की चर्चा 9वीं अनुसूची में 1951 ईस्वी में किया गया था, प्रथम संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। और इसमें कुल विषयों की संख्या वर्तमान समय में जो है वो 284 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य होता है कि ग्रामवासियों में शक्ति का
विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। ध्यान देंगे, पंचायती राज्य व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ध्यान देंगे, पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब ध्यान देंगे, पंचायती राज व्यवस्था जो है वह अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो राज्य ग्राम पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 40 में होता है। अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 के तहत रखा गया है। क्लियर? अब इसमें ग्राम पंचायत को ऐसी शक्ति प्रदान किया गया है या प्राधिकार प्रदान किया गया है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्यता प्रमाणित करता है। क्लियर? यह पंचायती राज व्यवस्था जो है वो महात्मा गांधी की देन की, जो अनुच्छेद 40 में इसे लागू किया गया था। क्लियर? राज्यसभा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, और 6 वर्ष के बाद 1 तिहाई सदस्य जो होता है, 6 वर्ष के बाद 1 तिहाई सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं 1 तिहाई सदस्य। क्लियर? लेकिन अगर पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल भले ही समाप्त होता है, जो कि प्रत्येक 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 6 वर्ष पर 1 तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष 1 तिहाई सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1 तिहाई सदस्य जो होता है, यहां पे लिख देते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1 तिहाई सदस्य जो होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1 तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए गवर्नर की सहमति होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होता है राज्य में, और इसके द्वारा जब प्रमाणित कर दिया जाता है, यह कह दिया जाता है कि अनुच्छेद 356 लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 355 का हनन किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 356 लगाने की अपील गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देकर किया जाता है। क्लियर? और राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार इसमें से नहीं है? तो मूलभूत अधिकार के अंतर्गत इसमें से कौन सा शामिल नहीं किया गया? ध्यान देंगे, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार जो होता है वो शामिल है मूलभूत अधिकार के अंतर्गत। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार अनुच्छेद 19 में किया गया है। देश भर में आजादी के साथ आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही किया गया। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो नहीं मूलभूत अधिकार है, यह एक नीति निर्देशक तत्व का अधिकार है। यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में भारत को, ध्यान देंगे, एक सार्वभौमिक प्रजातंत्र के रूप में, गलत बात है, एक समाजवादी प्रजातंत्र के रूप में, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के बारे में भारत जो है प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया। तो इनमें से चारों नहीं, ध्यान देंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही उपयुक्त आपका होगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है एक सार्वभौम, यानी हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। ध्यान देंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको उचित ठहराता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व की भंग किया जा सकता है। समाप्ति के पूर्व की नहीं, समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे किस आधार पर, क्या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पर, या अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा, या मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति होने से पूर्व, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है, 5 ईयर कार्यकाल होता है लोकसभा का। अब 5 वर्ष से पहले भी इसके कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा करने का प्रावधान किया गया है। ये भी ध्यान देंगे किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया है, तो ध्यान देंगे कॉमनली एक चीज ध्यान देंगे कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो अनुच्छेद कितना के तहत, तो अनुच्छेद 83 के खा में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है। इसकी चर्चा जो है वो किया गया है अनुच्छेद 85 के खा में। क्लियर। इसके समाप्ति से पूर्व की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 85 के खा में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो अब अनुच्छेद ध्यान देंगे, अनुच्छेद 85वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन आपका सी बनता है 85वां संवैधानिक संशोधन। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया जाएगा। अब यह ध्यान देंगे 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ कब था, तो ध्यान देंगे 2001 में इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक माना जाता है, तो ध्यान देंगे खेतड़ी का यह सूचक माना जाता है। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबा के लिए खेतड़ी तथा सोना के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया था। और यही खेतड़ी जो है वो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के रूप में हड़प्पाई स्थल के सूचक यानी इंडिकेटर के रूप में शामिल किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसे चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। ध्यान देंगे इसमें बस्तियों की संख्या अगर यदि पूछ दिया जाए, अगर गिनती में बस्तियों की संख्या कभी आपको पूछ दिया जाए कि विकसित हड़प्पा संस्कृति से की जाती है, और यहां पर बस्तियों की संख्या को अगर यदि जो देखा जाए हड़प्पा संस्कृति में, तो बस्तियों की संख्या की अगर यदि जो बात किया जाए तो इसमें कुल 239 बस्ती शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान के संदर्भ में मिली थी, कब मिली थी? क्या भूदान आंदोलन में मिली? नहीं। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिली? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से भाग गए थे, और हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को सक्रिय रूप से इसको आगे चलाया था, और इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ध्यान देंगे द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन एक बात का आप ध्यान देंगे, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला शासक जो था, गवर्नर जो था, वो वारेन हेस्टिंग्स था। ध्यान देंगे बंगाल का गवर्नर जो वारेन हेस्टिंग्स था वो कब बना था? तो सन 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का गवर्नर बना कब? 1773 ईस्वी में, 72 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार
कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। पेशवा द्वितीय जो था वह पहला ऐसा मराठा सरदार था जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि जो लागू किया गया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कब लागू किया गया था, इस चीज को भी ध्यान देंगे। तो सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि को लागू किया गया था। 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि को लागू किया गया था। और कार्यकाल अगर लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल देखेंगे तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इस चीज को उसके बाद आ गए लॉर्ड कर्जन। इसने सहायक संधि द्वारा बहुत से देशी राज्य को अपने अधीन मिला लिया था। इसमें से पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला मराठा शासक था। ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था सन 1815 में। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। जबकि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ध्यान देंगे। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की अगर बात किया जाए तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंदा के द्वारा किया गया था सन 1897 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्वेन-सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूती नगरी के नाम से वाराणसी को उस समय जाना जाता था। ध्यान देंगे। ह्वेन-सांग चीन से भारत आया था जो 629 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। अब 645 ईस्वी 15 वर्षों तक 630 ईस्वी में भारत पहुंचा। और अब देखेंगे ह्वेन-सांग जो है थोड़ा सा 629 ईस्वी में चीन से चला और 630 ईस्वी में भारत पहुंचा। यह 645 ईस्वी तक भारत प्रवास पर रहा। क्लियर। भारत प्रवास पर रहा। अब ध्यान देंगे 15 वर्षों तक यह भारत में रहा, जिसमें से 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में यह बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और भी एक चीज ध्यान रखेंगे कि ह्वेन-सांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी के राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी पहली भारतीय महिला। यह भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति इसमें से कौन है? तो खोंड जनजाति ने विद्रोह कर दिया था। यह द्रविड़ियन प्रजाति की एक जनजाति थी। यह द्रविड़ियन जो दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति की एक जनजाति जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यह इन्होंने बलि प्रथा जो था उसका विरोध करने पर जिसमें इन्होंने मानव बलि की प्रथा का प्रचलन किया था। और इसके द्वारा जो मानव बलि दिया जाता था, मानव बलि जो दिया जाता था उसे कहा क्या जाता था? तो ध्यान देंगे मारिया कहा जाता था। मारिया कहा जाता था इनके द्वारा दिए गए बलि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 1875 ईस्वी के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया था, नहीं लेने वाला, भाग नहीं लेने वाला, तो ध्यान देंगे ऑप्शन है मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो साहूकार ने भाग नहीं लिया था और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। तो 2 और 4 आपका बिल्कुल सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वो है मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष को लागू करने वाला राज्य बना है। क्लियर? अब ध्यान देंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था जो है नए वित्तीय वर्ष 2018 से ही लागू कर दिया था। कब से? 2018 से ही लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। सदैव क्या रहेगा? तो सदैव अधिक रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव आगे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो 2011 से 12 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 से 12 में लागू किया गया था। उस समय तत्कालिक वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी जो थे वो तत्कालिक वित्त मंत्री थे उस समय। ध्यान देंगे, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन AIM एक पहल है। किसका पहल है? तो नीति आयोग की एक पहल है जो देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंतर्गत नीति आयोग की एक प्रमुख पहल के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है ना वो घनत्व पर भी निर्भर करती है और उसके इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता पर भी निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों शामिल हो जाएगा। क्लियर? दोनों पर निर्भर करती है। ध्यान देंगे, किसी माध्यम में भी ध्वनि की चाल जो होती है वो मुख्यतः घनत्व और उसकी प्रत्यास्थता पर ही निर्भर करती है। अब जिस पर निर्भर नहीं करती है वो भी आप ध्यान देंगे तो ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर कभी भी नहीं करती है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से तो कौन सा कथन सही है के अंतर्गत ध्यान देंगे तो ऑप्शन कहता है चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अचालक उदाहरण है। नहीं, अचालक उदाहरण नहीं होगा बल्कि यह एक अर्धचालक का उदाहरण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। यानी 1 और 3 आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है? ध्यान देंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो एक बार परावर्तन होने पर और 2 बार अपवर्तन की घटना अगर यदि जो हो जाएगी तो प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है। तो ए और सी दोनों में शामिल हो जाता है आपका। क्लियर? अब ध्यान देंगे, इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो होता है ना वो बाहर होता है और बैंगनी रंग जो होता है वो अंदर होता है। इस चीज में ये ध्यान देंगे, लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग जो होता है अंदर होता है। इस चीज को ध्यान देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। कौन सी ऊर्जा के रूप में? तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। घर्षण जब हम करेंगे तो वह कार्य जो होगा वो क्षय नहीं होगा बल्कि वह ताप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई के रूप में जाना जाता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी की एक इकाई के रूप में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के रूप में जाना जाता है। क्लियर? तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, क्योंकि एफ बराबर ही आपका होता है, एफ बराबर होता है जी इंटू m1m2 बटा आर स्क्वायर। क्लियर? यही तो होता है। और आप जानते हैं फोर्स वाला होता है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। अब आपका गुरुत्वीय स्थिरांक पूछ रहा है जो कि ये आपका जी दिया हुआ है, तो आप इसको आर स्क्वायर को इधर कीजिएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, आर को मीटर में बदलेंगे। क्लियर? अब ध्यान देंगे, 2 गो द्रव्यमान है तो बट्टा में किलोग्राम इंटू किलोग्राम के रूप में, यानी किलोग्राम का स्क्वायर आपका हो जाएगा बराबर इधर जी हो जाएगा। यही आपका फॉर्मूला निकलता है गुरुत्वीय स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण होगा वह क्या होता है? तो F बराबर ma होता है, आप भी जानते हैं F बराबर ma।
तो आपसे पूछा है त्वरण, यानी ए बराबर आपसे पूछा है तो F बटा M हो जाएगा। F आपका जो कहता है वो 350 कहता है न्यूटन है, जबकि मास जो है वो 500 किलोग्राम का मास दिया हुआ है। इसको काटेंगे इससे और 7×5 काटेंगे, यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर आपका जो बनता है वो ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होगा? तो धनात्मक कब होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए। बल जब हम लगाएंगे किसी वस्तु पर तो किया गया कार्य कहलाता है। बल द्वारा लगाया गया कार्य जो होता है वही तो कार्य होता है। अब वह कार्य अगर जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं और वह वस्तु उसी दिशा में विस्थापन कर गया तो उसे धनात्मक कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाता है? तो किसी पिंड का वेग घट जाता है। क्लियर, पिंड का वेग घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। कौन से एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? जो ध्यान देंगे तो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को यह आसान कर देता है। अब देखेंगे जठर रस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको कहते हैं जठर रस, यानी गैस्ट्रिक जूस होता है। अब यह क्या होता है कि इससे स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को बहुत ही आसान कर देता है। पेप्सिन एंजाइम काम क्या करता है जिस पर ध्यान देंगे तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, यानी प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B3 के कमी से होने वाला रोग होता है? विटामिन B3 के कमी से होने वाला जो रोग होता है उस पर ध्यान देंगे तो पेलाग्रा, ऑप्शन नंबर डी, पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 के कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हो जाता है आपको रिकेटस। विटामिन B1 यानी बेरी जो होता है वो B1, और विटामिन डी की कमी से जो होता है वो होता है आपका रिकेटस, जबकि जेरोप्थेल्मिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक इसमें से नहीं होता? तो जाइलम जो होता है वो एक जाइलम और एक फ्लोयम यह जटिल उत्तक के उदाहरण होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो खाद्य भंडार के रूप में जो होता है वो बीज पत्र जो होता है वो खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। क्लियर, जबकि उभयचर जो प्राणी होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उसके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं, उभयचर जो होते हैं वो 3 कक्ष वाले होते हैं, जबकि स्तनी जो होता है यानी मैमेलिया जो होता है वो 4 कक्ष वाला हृदय वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है? तो कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ अवयव होता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन इसमें से नहीं होता? तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। ध्यान देंगे इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन तीनों जो होते हैं वो मनुष्य में पाया जाता है, यानी जानवर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगाटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों को आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो प्रजनन के लिए होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर का मतलब एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम
एंड गाइनोसियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में डॉट 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 हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश के लेखक कौन है? तो ध्यान देंगे, प्रकाश के लिए कारक कौन सा है ये होना चाहिए। प्रकाश के कारक कौन है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो ऑप्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी, उसके कारण से प्रकाश की तरफ यह मुड़ जाता है, यही ऑप्सिन हार्मोन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिसास्टर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, बिल गेट्स इसके लेखक है। क्लियर। टर्न अ ब्लाइंड आई जो है वो जेफ्री आर्चर, नवीनतम पुस्तक है ये सब, तो ध्यान रखेंगे। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई, यह लिखा गया है जेफ्री आर्चर के द्वारा, जबकि एस हुसैन जैदी के द्वारा द इंड गेम, द इंड गेम लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश में बनाया गया है? तो ध्यान देंगे, जानवरों के लिए रूस में बनाया गया है पहली कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका जो जानवरों के लिए बनाया गया है। किस नाम से बनाया गया है? तो ध्यान देंगे, कॉर्नीवैक कोव के नाम से, कॉर्नीवैक कोव के नाम से बनाया गया है रसिया के द्वारा, जो कि रूस के फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ ने विकसित किया है। किसके द्वारा? रूस के फेडरल सेंट्रल फॉर एनिमल हेल्थ, के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है? तो लक्ष्य में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की बात किया है तो लक्षद्वीप में निर्धारित किया गया है। ठीक है। जबकि अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए सर्वाधिक वन कौन सा है, अगर राज्य में पूछेगा तो राज्य के अंतर्गत शामिल हो जाएगा कौन सा? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश के 2022 का रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किया गया है। जबकि सबसे बदतर स्थिति जो है वह दर्ज किया गया है किसका? तो अफगानिस्तान का दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हापुस आम जो है वो महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय नाम दिया गया है, या इसी हापुस नाम को और एक नाम है अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी, जो रस्किन बॉन्ड ने अपनी ही 88वीं जयंती पर इस पुस्तक को विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर्ज की गई है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी दर्ज की गई है। 2020-21 के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीब जो है वो छत्तीसगढ़ में ही है, और यहाँ की गरीबी की अगर वो ध्यान देते हैं तो 39% गरीबी रही है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक रही है। ठीक है। अब इस मामले में अगर यदि देखा जाए तो सर्वाधिक गरीब मामले में, सर्वाधिक गरीब, ये तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से आप ध्यान देंगे, सर्वाधिक गरीब राज्यों में आता है बिहार का स्थान जो है वो राज्य में चौथे स्थान पर आता है। क्लियर। और संघ शासित प्रदेश में मिला दिया जाए तो 5वें स्थान पर, बिहार का स्थान फोर्थ स्थान पर आता है, और अगर यदि जो इसको शामिल कर दिया है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी तो 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में यूपी में महिला सुरक्षा अभियान के तहत सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है। महिला सुरक्षा अभियान है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। यही उद्देश्य रखा गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के तहत वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इस क्लस्टर की शुरुआत की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये 75 का क्वेश्चन रहा और ये आपको आने वाला एग्जाम बीपीएससी बिहार एसएससी का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है वो फिर से आपको पड़ेगा, तो उसमें भी आपको काम आएगा। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है बिहार एसएससी का पूरा कैंसिल होगा, तो आप फिर से एक बार तैयारी में लग जाइए। एक बार फिर से आपको मौका मिला है, वैसे स्टूडेंट को मौका मिला जो मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद क्वेश्चन लीक हो जाता है और उसके बाद इस तरीका का व्यवधान पहुंच जाता है। तो खैर, आयोग के द्वारा सतर्कता बरतनी चाहिए, ये चीज होना चाहिए, क्योंकि आयोग बार बार बदनाम होता है। तो आगे एग्जाम होगा, उसकी तैयारी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। बहुत बहुत धन्यवाद।